जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 20 रहेगी, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पुष्यभूति वंश और पल्लव वंश को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? पुष्यभूति वंश और पल्लव वंश को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पुष्यभूति वंश की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है वो पल्लव वंश को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए जरा, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग क्या डालेंगे? आप डालेंगे पुष्यभूति वंश, राइट। क्या लिखेंगे? पुष्यभूति वंश आप यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो देखिए साथियों, पुष्यभूति वंश को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं? वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आपको सबसे पहले किंग कौन कौन से रहेंगे पुष्यभूति वंश के अंदर उसको जानना है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी राजा होंगे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम राजाओं की बात करें तो यहाँ पर राजाओं में सबसे पहले नाम आता है पुष्यभूति का, राइट। किसका आता है नाम? पुष्यभूति का नाम आता है। और सेकेंडली जो नाम आता है वो आता है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन का नाम आता है। और फिर उसके बाद एंड थर्ड नंबर पर जो है वो राज्यवर्धन का नाम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर जो है साथियों नाम आता है हर्षवर्धन का। किसका नाम आता है? हर्षवर्धन का नाम आ जाता है, राइट। सो ये कुछ राजा रहेंगे पुष्यभूति वंश के, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर पुष्यभूति की बात करें मेरे साथियों, तो पुष्यभूति जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं और इन्हीं इन्हीं के नाम पर इसको जो है वो पुष्यभूति वंश कहा गया है। और चूंकि इनकी जो सरनेम था वर्धन था, इस वजह से इनको वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हर्षवर्धन की बात करें मेरे साथियों, तो हर्षवर्धन जो है यहाँ पर सबसे प्रतापी राजा रहेंगे इस वंश के, ठीक है। प्रतापी राजा, राइट। कौन रहेंगे? सबसे प्रतापी राजा रहेंगे इस वंश के, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा। तो सबसे पहला पॉइंट आप समझ गए हैं कि इसके संस्थापक कौन रहेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। संस्थापक, तो इसके संस्थापक जो है मेरे साथी वो रहेंगे पुष्यभूति, राइट। ये आपने देखा, ये हमने आपको बता भी दिया, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो इनकी, अगर हम राजधानी की बात करें तो इनकी कौन सी राजधानी थी? तो इनकी जो राजधानी है मेरे साथियों वो है थानेश्वर, राइट। क्या है इनकी राजधानी? की राजधानी है थानेश्वर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रथम प्रभावशाली राजा की अगर हम बात करें, प्रथम प्रथम प्रभावशाली राजा, राइट। प्रथम प्रभावशाली राजा की अगर हम बात करें तो फिर नाम आ जाता है प्रभाकर वर्धन का। किसका नाम आ जाता है? प्रभाकर वर्धन का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और प्रभाकर वर्धन जो जी ने जो वो उपाधियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो महाराजा धीराज, महाराजा धीराज व परम भट्टारक जैसी उपाधियों को धारण किया। वह परम भट्टारक जैसी उपाधियों को यहाँ पर इन्होंने जो वो धारण किया हुआ है, राइट। अगर हम बात करें मेरे साथियों तो प्रभाकर वर्धन की जो है वो एक पुत्र और एक पुत्री थी, ठीक है। सॉरी, दो पुत्र और एक पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, राइट। सो इनकी देखो, अगर हम पुत्र की बात करें और किसकी बात करें, पुत्री की बात करें, तो इनकी एक पुत्री थी और इनकी जो है वो दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन 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 से थे इनको देख लीजिए। तो प्रभाकर वर्धन के एक पुत्र का नाम जो है वो राज्यवर्धन था, जो कि बड़ा पुत्र था इनका, ठीक है। और दूसरे पुत्र का नाम मेरे साथियों था हर्षवर्धन, राइट। क्या नाम था? हर्षवर्धन, राइट। सो इनके दो पुत्र थे। अगर हम इनकी पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम राजश्री था, राइट। क्या नाम था इनकी पुत्री का? इनकी पुत्री का नाम मेरे साथियों राजश्री था, राइट। जहाँ पर हमने आपको क्या बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि हर्षवर्धन जो है वो इस वंश के क्या होंगे? इस वंश के प्रतापी राजा बनेंगे, ठीक है। कौन होंगे? प्रतापी राजा जो है वो बनेंगे इस वंश के, राइट। ठीक है, तो आइए जरा हम थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में जान जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं, राइट। देखिए मेरे साथियों, हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम उपाधि की बात कर लें हर्षवर्धन की, अगर हम उपाधि की बात करें मेरे साथियों, तो इनकी जो उपाधि है इन्होंने जो है वो शिलादित्य, शिलादित्य व परम भट्टारक जैसी उपाधियां इन्होंने भी जो है वो धारण
करी हुई थी, राइट। इन्होंने जो शैलादित्य और परम भट्टारक जैसी उपाधियां जो है वो हर्षवर्धन भी धारण करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको ये जो है वो अंतिम अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट ये जो है वो माने जाते हैं, राइट। क्लियर मेरे साथियों? ये जो हर्षवर्धन है मेरे साथियों, ये हर्षवर्धन एक राजा होने के साथ साथ एक कवि भी होते हैं। कौन होते हैं? कवि होते हैं। और अगर हम इनकी रचना की बात करें तो हर्षवर्धन ने काफ़ी सारी रचनाएं भी करी हैं, जिनमें से अगर इनकी रचनाओं की बात करें मेरे साथियों तो इनकी रचनाओं में रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका जैसी रचनाएं जो है वो शामिल हैं, राइट। अगर हम इनके राज दरबारी की बात करें, किसकी बात करें? इनके हम राज दरबारी की अगर बात करें मेरे साथियों तो इनके जो राज दरबारी हैं उनका नाम बान भट्ट है। क्या नाम है उनका? नाम बान भट्ट, राइट। और ये इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने जो रचना करी है वो हर्षचरित करी है, हर्षचरित करी है। इसके अलावा इन्होंने एक और रचना करी है, इसका नाम है कादम्बरी, राइट। सो बान भट्ट जी ने जो है वो हर्षचरित और कादम्बरी जैसी किताबों को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं और याद भी कर लेंगे। क्लियर? यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है कि आपके एग्जाम्स में राजदरबारी को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी आया हुआ है कि हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजदरबारी कवि कौन था। तो राजाओं के संबंध में राजदरबारियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो आप उनको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी डेटा दिया जा रहा है वो सारा का सारा डेटा एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है, तो आप उसको याद करेंगे, राइट। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं चीनी दरबारी की, या चीनी यात्री की बात कर लेते हैं। चीनी यात्री जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था, तो उसका नाम मेरे साथियों है हेन सांग, राइट। क्या नाम है? हेन सांग, ठीक है। ये हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया हुआ था। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया हुआ था, राइट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 620 एडी की अगर हम बात करते हैं, 620 एडी के अंदर एक युद्ध होता है, जो कि युद्ध किसके साथ होता है? ये युद्ध जो है मेरे साथियों हर्षवर्धन और सोलंकी शासक जिनका नाम होता है पुलकेशिन द्वितीय, राइट। पुलकेशिन द्वितीय इनका नाम होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हार जीतेंगे और हर्षवर्धन जी जो है वो हार जाएंगे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। तो लिखिए बौद्ध धर्म को अपना लिया, राइट। बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जरा लिखिए, प्रयाग में धर्म सभा का आयोजन करवाया, धर्म सभा का आयोजन करवाया, राइट। ये हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो लिखिए जरा, नेक्स्ट इनका काम है राजधानी परिवर्तन, इन्होंने किया है राजधानी परिवर्तन जो है इन्होंने करवाया था। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है राजधानी परिवर्तन के पीछे, लेकिन इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजधानी को क्यों जो है वो ट्रांसफर किया गया है, इम्पोर्टेंट ये है कि राजधानी कहाँ से कहाँ ले जाई गई, राइट। सो इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज जो है वो उसको परिवर्तन उसका स्थानांतरण कर दिया था, राइट। सो ये आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो है वो थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके पीछे के रीजन को डिस्कस नहीं करेंगे कि राजधानी परिवर्तन क्यों हुआ था। इसके रीजन को हम जब डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जिसके अंदर हम यूपीएससी प्री को टारगेट कर रहे होंगे, उस दौरान हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। आगे बात करें मेरे साथियों तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए, बलपूर्वक प्राप्त किए, राइट। तो ये आपने पॉइंट लिख लिया, क्लियर।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए गॉड शासक, गॉड शासक शशांक को पराजित किया। राइट, गॉड शासक शशांक को पराजित इन्होंने जो है वो किया था। क्लियर, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। ठीक, तो ये हमारा पुष्यभूति वंश हो जाता है। इतने ही फैक्ट आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई भी डेटा आपके सामने पेश नहीं करना चाह रहे हैं जहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ना हो, एग्जाम से हटकर हो जाए। और ऐसा भी डेटा प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते जो एक्स्ट्रा वर्डन आप पर डाले। ठीक है, एक सिलेक्टेड डेटा आपको देना चाहते हैं, तो जो हमको आपको हम जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा पुष्यभूति वंश कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो है वो पल्लव वंश को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, किसको डिस्कस कर लेते हैं, हम पल्लव वंश को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं पल्लव वंश, और इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर, इससे पहले हमने पहलव वंश को डिस्कस किया हुआ था, जो कि एक विदेशी साम्राज्य था। ये पल्लव वंश है। राइट, तो दोनों में डिफरेंस है, वो पहलव है, ये पल्लव है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि पहलव क्या है पल्लव क्या है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं। राइट, तो आ जाइए ज़रा देखिए मेरे साथियों, अगर हम यहाँ पर राजाओं की बात करें, किसकी बात करें, राजाओं की बात करें, तो यहाँ पर राजाओं को देख लीजिए ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंह विष्णु देखने के लिए मिलेंगे। कौन मिलेंगे, सिंह विष्णु यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। राइट, इसके अलावा जो है वो महेंद्र बर्मन का नाम यहाँ पर आ जाता है। राइट, किसका नाम आ जाता है, महेंद्र बर्मन का नाम आ जाता है। इसके अलावा नरसिंह बर्मन प्रथम का नाम यहाँ पर आ जाता है, नरसिंह बर्मन प्रथम का नाम यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा महेंद्र बर्मन द्वितीय का नाम आ जाता है, महेंद्र बर्मन द्वितीय का नाम यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेरे साथियों परमेश्वर बर्मन आ जाते हैं, परमेश्वर बर्मन। राइट, प्रथम, परमेश्वर बर्मन प्रथम आ जाते हैं। फिर नरसिंह बर्मन द्वितीय, नरसिंह बर्मन द्वितीय यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर लास्ट में आपको नंदी बर्मन द्वितीय का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, किसका नाम मिल जाएगा, नंदी बर्तन द्वितीय का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सिंह विष्णु जो है नजर आ रहे हैं, ये कौन है, ये आपको जो सिंह विष्णु नजर आ रहा है मेरे साथियों, ये सिंह विष्णु जो है वो इस वंश के संस्थापक होंगे। कौन होंगे, इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। क्लियर, आ जाइए जरा हम अब सिंह यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पल्लव वंश को और राजाओं को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंह विष्णु के बारे में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिंह विष्णु के बारे में ही हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए, तो ये तो आपको पता ही चल गया है कि ये जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक हैं। किसके, पल्लव वंश के संस्थापक हैं, ये तो आपको मालूम चल ही गया है और ये हम आपको जो है वो बता भी चुके हैं। क्लियर, इसके अलावा अगर हम इनकी राजधानी की बात कर लें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम, इनकी अगर राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी जो है वो कांची होती है। राइट, क्या होती है इनकी राजधानी, कांची इनकी राजधानी होती है। और सिंह विष्णु जो है वो भागवत धर्म के अनुयायी होते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं वैष्णव धर्म को मानते हैं, या वैष्णव धर्म के अनुयायी जो है वो ये होते हैं। राइट, ठीक है मेरे साथियों, क्लियर, ये आपने पॉइंट लिख लिया। इसके अलावा अगर हम इनके दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से अक्सर जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चा जो है वो अक्सर कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो रीज़न ये होता है कि अक्सर जो टीचर्स होते हैं जो कि इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, वो या तो एमसीक्यूज़ को लेकर चलते हैं, या फिर जब आपका पुष्यभूति वंश खत्म होता है उसके बाद सीधा का सीधा जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर्स को, ये हमारा मानना है। राइट, चाहे फिर एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी टॉपिक्स किसी भी एग्जाम के अंदर कवर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना चाहिए। ये बिल्कुल, अगर 2 मिनट का भी टॉपिक है तो 2 मिनट का कवर कर दीजिए, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन एक बच्चे को कंटेंट डिलीवर कर दीजिए कि ये बेटा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो वो कर लेगा। राइट, तो हमारा ये मोटिव रहता है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पेड क्लासेस में हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। आपको कंटेंट बेहतर तरीके से डिलीवर किया जाना, ये हमारा टारगेट होता है। राइट, सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है साथियों आपको। ठीक है, देखिए राजदरबारी कवि की हम बात करें तो राजदरबारी कवि जो है वो भारवी हैं। राइट, कौन है, राजदरबारी कवि जो है वो भारवी हैं। और अगर हम इनकी रचना की बात करें मेरे साथियों, इनकी रचना है इनकी जो रचना है वो किराता किराता अर्जुनियम। राइट, किराता अर्जुनियम इनकी जो है वो रचना है। ठीक है, क्लियर, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा भारवी जी ने एक और काम किया है वो आप याद रखेंगे, वो याद रखेंगे कि मामल्लपुरम
मामल्लपुरम के आदि बराह मंदिर का निर्माण, आदि बराह मंदिर का निर्माण, राइट। ये जो है वो ये भी किसने करवाया था, ये बारहवीं जी ने करवाया था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये सिंह विष्णु के बारे में इतनी ही जानकारी आपको याद रखना है, राइट। यहीं से आपके प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो हम महेंद्र वर्मन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं मेरे साथियों, हम जो है वो महेंद्र वर्मन के बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। तो महेंद्र वर्मन जो है वो खुद एक कवि होते हैं और ये जो है वो एक किताब लिखते हैं। तो उस किताब का नाम होता है मत विलास प्रहसन। तो लिखिए मत विलास प्रहसन की रचना, राइट। मत विलास प्रहसन की रचना जो है वो ये करते हैं महेंद्र वर्मन जी। और इसके अलावा ये प्रारंभ में अगर बात करें तो प्रारंभ में इन्होंने जो है मेरे साथियों जैन धर्म को अपनाया हुआ था। किस धर्म को अपनाया हुआ था, जैन धर्म को अपनाया था। लेकिन ये जो है मेरे साथियों बाद में ये जो है मेरे साथियों ये अपना लेते हैं शैव धर्म को, ठीक है। किसको अपना लेते हैं, बाद में ये शैव धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। महेंद्र वर्मन के बाद अगर हम नेक्स्ट राजा की बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट राजा जो है वो आ जाते हैं नरसिंह वर्मन, राइट। कौन आ जाते हैं, नरसिंह वर्मन। तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नरसिंह वर्मन के बारे में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इन्होंने जो है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया, राइट। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर कई बार अब पूछा गया है कि महाबलीपुरम का निर्माण किस काल में हुआ है। तो राइट आंसर होता है आपका पल्लव वंश के काल में हुआ है। इसके अलावा ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाता है नरसिंह वर्मन जी ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था, राइट। यहाँ पर साथियों अगर हम रथ मंदिरों की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम रथ मंदिरों की बात करें तो अगर हम इनकी संख्या की बात करें, किसकी बात करें, रथ मंदिरों की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो टोटल 7 हो जाती है, ठीक है। अगर हम इनकी उपाधि की बात करें कि नरसिंह वर्मन जी ने उपाधि कौन सी धारण करी थी, तो इन्होंने मेरे साथियों इन्होंने जो है वो बातापी कोंड व महामल्ल महामल्ल जैसी उपाधियां जो है वो इन्होंने धारण करी थी, राइट, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पर, हम बात कर लेते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम की। किसकी बात कर लेते हैं, परमेश्वर वर्मन प्रथम के बारे में हम बात कर लेते हैं। और आप हेडिंग डाल लीजिए परमेश्वर वर्मन प्रथम और उसमें जो है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथियों। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इनके धर्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है वो शैव धर्म को अपना रखा था। किसको अपना रखा था, शैव धर्म को अपना रखा था, राइट। इन्होंने जो है वो मामल्लपुरम के अंदर, मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, गणेश मंदिर का निर्माण करवाया, राइट, क्लियर। तो इन्होंने क्या करवाया है, इन्होंने जो है वो गणेश मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया हुआ है, राइट। इसके अलावा हम अगर आगे की बात करें तो हम इनकी उपाधियां जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम इनकी उपाधि जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उपाधि की बात करें मेरे साथियों तो यहाँ पर इन्होंने जो वो लोकादित्य रणजय, उग्रदंड, इसके अलावा एकमल्ल, इसके अलावा अत्यंत काम, इसके अलावा इन्होंने गुण भाजन जैसी उपाधियों को धारण किया था। गुण भाजन जैसी उपाधियों को धारण किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और उपाधि धारण करी थी, इसको बोलते हैं विद्या विनीत, राइट। विद्या विनीत नाम की उपाधि भी इन्होंने धारण करी थी। इसका प्रमुख रीजन ये माना जाता है कि ये जो है वो किसके प्रेमी थे, ये विद्या प्रेमी थे, ठीक है। सो विद्या प्रेमी होने के कारण, अब याद रखिएगा यहाँ पे विद्या ना किसी लड़की का नाम नहीं है, ये विद्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है किसको, शिक्षा को, ठीक है। तो ये शिक्षा के प्रेमी थे
इस वजह से इनको विद्या विनीत कहा गया, नहीं तो आप विद्या बालन के साथ जोड़ दें इनको, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम हो गया। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं मेरे साथियों? नरसिंह वर्मन द्वितीय की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्हीं के समय पर भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ था। तो लिखिए अरब आक्रमण के समय, अरब आक्रमण के समय राजा, राइट, समय राजा, ठीक है। इनके टाइम पे जो है भारत में पहली बार अरब आक्रमण देखने के लिए मिला था। और इसके अलावा अगर हम उपाधियों की बात करें इनकी मेरे साथियों, उपाधियां देखें तो उपाधियों में जरा देख लीजिए, इन्होंने शंकर भक्त की उपाधि धारण कर रखी थी। किसकी? शंकर भक्त की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण कर रखी थी। इसके अलावा राजा सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से? राजा सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा आगम प्रिय जैसी उपाधियां इन्होंने जो वो धारण कर रखी थी, राइट। अगर हम इनकी दरबारी कवि की बात करें तो दरबारी कवि कवि जो है वो हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उनका नाम है दांडी। क्या नाम है? दांडी, राइट। और दांडी ने एक किताब लिखी हुई है, उस किताब की वजह से ही इनको काफ़ी ज़्यादा इनसे रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और दांडी की किताब तो अनगिनत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई। किताब का नाम है, रचना लिख लीजिए इनकी, इनकी रचना का नाम है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित जो है वो इसकी क्या है मेरे साथियों? रचना है, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करें मेरे साथियों। तो अगर हम इनके टाइम पे मंदिरों की बात करें कि मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें यहाँ पर इस टाइम पे, तो इस टाइम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कौन सा? इस टाइम पे महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर जो है वो इस टाइम पे बना हुआ था। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर भी इन्हीं के टाइम पे जो है वो निर्माण किया गया था। कैलाश मंदिर, इसका भी निर्माण इसी टाइम पे किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कांची के मुक्तेश्वर मंदिर की, नेक्स्ट कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पे बनाया गया था, राइट। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें मेरे साथी, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर, तो ये भी कांची के अंदर ही है। तो लिख सकते हैं कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, राइट। क्लियर मेरे साथियों? तो ये यहाँ पर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जरा आपको ये शंकर भक्ति की जो उपाधि देखने के लिए मिल रही है, इससे ये पता चलता है कि ये जो है वो किस धर्म के अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी, राइट। सो ये जो है वो शैव धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो पल्लव डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं हमने उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, राइट। तो आप उम्मीद है इन सारी चीज़ों को नोट करेंगे, याद करेंगे, क्लियर है। और आप जो है वो यकीनन एमपी पटवारी के एग्जाम्स के अंदर सफल भी होंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों? अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।